आज के दिन इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर की वैल्यूएशन $70 बिलियन की है और ये इंडिया रिटेल मार्केट का बस 7% है। इसका मतलब अभी भी ये मार्केट अपनी इनिशियल पोजीशन में है और 2030 तक इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $325 बिलियन रीच होने वाली है। इंडिया में 936 मिलियन इंटरनेट यूजर्स है, जिसमें 350 मिलियन मैच्योर यूजर्स है जो फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन परचेसिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस मेंटेन करते हैं। आज के दिन इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में थर्ड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है और ये बात मैं नहीं, इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हब्स में भी एक ताकत के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के पास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस है और आज के दिन कई फॉरेन इन्वेस्टर्स और शार्क्स इंडियन स्टार्टअप्स पे बेट लगाने के लिए रेडी है और इस $70 बिलियन की ह्यूज ई कॉमर्स इंडस्ट्री का 48% मार्केट बस एक कंपनी ओन करती है, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट, जिसकी शुरुआत 2007 में दो फॉर्मर अमेज़न एम्प्लॉयज ने की थी। और फ्लिपकार्ट के शुरुआती दिनों में फाउंडर्स का मेन गोल ये था कि ये बस बुक्स ऑनलाइन बेचे और इस स्टार्टअप को बस एक छोटे से 2 BHK अपार्टमेंट में शुरू किया गया था विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख रुपीस। लेकिन यहाँ से इन लोगों ने कई बड़े प्रॉब्लम्स फेस किए, क्योंकि ये बातें 2007 की और जब इंडिया में बहुत कम लोग ऑनलाइन शॉपिंग जानते थे। इसके भी दो बड़े मेन रीजंस थे। 1, इंटरनेट यूजेज। 2007 में 3.95 पीपल के पास इंटरनेट का एक्सेस था और जब 3.5% के इंटरनेट यूजर्स थे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 1 to 2% मैच्योर यूजर्स होंगे। 2, स्मार्टफोन्स। आज के दिन ऑलमोस्ट हम सारे नीड्स ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं, वो चाहे फूड हो या क्लॉथिंग। और स्टैटिस्टा की 2023 की एक सर्वे से ये मालूम हुआ कि 88% लोग ऑनलाइन परचेस के लिए स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, जिसमें अब स्मार्टफोन्स ऑनलाइन परचेस के लिए एक मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट शुरू हुआ था 2007 में और उसी साल आईफोन अपना फर्स्ट मॉडल लॉन्च करता है, जिसका मतलब उस टाइम पे स्मार्टफोन्स कोई जानता ही नहीं था। अगर ऑनलाइन परचेस करना है तो बस कंप्यूटर ही एक मेजर सोर्स था और अगर ये दो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गए तो फिर भी कई प्रॉब्लम्स आने लगे, जैसे डिलीवरी कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम ना फ्लिपकार्ट के पास इतना बजट था कि इनकी खुद की टीम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करे और मोस्ट इंपोर्टेंटली सेलर्स को इनके प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स लिस्ट करवाना था। इन सब डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी फ्लिपकार्ट आज के दिन इंडिया लार्जेस्ट ई कॉमर्स जेंट है। जो ब्रांड 2007 में बुक्स ऑनलाइन बेचा था, आज उसी प्लेटफॉर्म पे 150 मिलियन प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे अक्रॉस 80 कैटेगरीज। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लिपकार्ट की सक्सेस के बारे में, कैसे फ्लिपकार्ट जीरो से शुरू होकर अमेज़न जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया में कॉम्पीट कर रहा है और डिटेल में इसके स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे। ये कहानी शुरू होती है 2006 में, जब सचिन बंसल अमेज़न वेब सर्विसेज में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब कर रहे थे और उस टाइम अमेज़न यूएस मार्केट में एक्सपैंड हो रहा था। अमेज़न के ग्रोथ से सचिन इंस्पायर होकर इंडिया में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और उस टाइम अमेज़न यूएस मार्केट में ही ज्यादा फोकस कर रहा था और अमेज़न इंडिया में इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम इंडिया में बस 3.95% पीपल के पास इंटरनेट एक्सेस था और इसी रीजन से अमेज़न इंडिया को नेग्लेक्ट कर रहा था। इसी एडवांटेज को सचिन नोटिस करते हैं और इनका प्लान बिनी बंसल को एक्सपेंड करते हैं। बिनी बंसल सचिन के अमेज़न टीम मेंबर है और इनके कॉलेज के ओल्ड फ्रेंड भी है और इसके 6 मंथ्स के बाद ये दोनों अमेज़न छोड़ देते हैं और बेंगलुरु के एक 2 BHK अपार्टमेंट में बस 4 लाख रुपीस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन करते हैं, जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। इनके पास ज्यादा बजट नहीं था, इसीलिए इन्होंने एक अपार्टमेंट में अपना स्टार्टअप शुरू किया था, जिसके बाद इनका मेन गोल ये था कि ज्यादा से ज्यादा बुक पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स से पार्टनरशिप करना, क्योंकि उस टाइम पब्लिशर्स बस बुक स्टोर्स जैसे ट्रेडिशनल रिटेलर्स से बिजनेस करते थे और ये ऑनलाइन बुक सेलिंग कॉन्सेप्ट से अनफेमिलियर थे। और उस टाइम फ्लिपकार्ट भी बहुत छोटा स्टार्टअप था और सेलर्स का ये डर था कि इनके ये ऑनलाइन बिजनेस से इनके रिटेल पार्टनर से रिलेशन न खराब हो, क्योंकि उस टाइम रिटेलर से ही उनका प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स जनरेट होता था। जिसके बाद सचिन और बिनी पर्सनली इन डिस्ट्रीब्यूटर से मिले, इन्हें इनका बिजनेस कॉन्सेप्ट और इनका विजन इन पब्लिशर्स को एक्सप्लेन किया। जिसके बाद कुछ पब्लिशर्स ने इनके साथ टाई अप किया तो कुछ ने मना कर दिया और बस 1 साल में फ्लिपकार्ट ने कई माइलस्टोन्स अचीव कर लिए। फ्लिपकार्ट के इसी सक्सेस को देखकर कई और पब्लिशर्स भी इन पर ट्रस्ट करने लगे और फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप करने लगे। 2008 तक फ्लिपकार्ट डेली 100 ऑर्डर्स तक रिसीव कर रहा था और यहाँ से फ्लिपकार्ट पॉपुलर होने लगा और इसी पॉपुलरिटी को कई इन्वेस्टर्स नोटिस करते हैं, जिसने एक्सेल पार्टनर्स भी था, जिसने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और उसी साल के एंड तक फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन रुपीस वर्थ ऑफ बुक्स बेच दिए थे। उस टाइम इंडियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतना ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन फ्लिपकार्ट ने ऑलमोस्ट सारे बुक रीडर्स की ट्रस्ट गेन कर ली थी और 2010 तक फ्लिपकार्ट बुक रीडर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी बन गई थी। और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए फ्लिपकार्ट भी बैकएंड में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, अपने कस्टमर्स के लिए 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था और उसी साल फ्लिपकार्ट बुक रीडर्स के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बेंगलुरु बेस्ड सोशल बुक डिस्कवरी सर्विस वी रीड एक्वायर कर लिया था। इसका एक्वायर करने का मेन रीजन ये था कि वी रीड के पास बुक रीडर्स का लार्जेस्ट नेटवर्क था और इसके पास 60 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स थे और मोस्ट इंपोर्टेंटली वीवर्क के पास यूजर्स का नोटेड इन्फॉर्मेशन था, जिससे इन्हें ये मालूम पड़ रहा था कि कौन सी बुक बेस्ट सेलर है, कौन सी बुक हाईएस्ट रेटेड है और कौन सी बुक का डिमांड ज्यादा है। इस एक्विजिशन के पीछे ये कुछ मेन रीजंस थे।
और फ्लिपकार्ट मार्केट में अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए बुक्स पर कई हेवी डिस्काउंट्स में बेचने लगा और उस टाइम फ्लिपकार्ट कुछ ऐसा दिखता था। और फ्लिपकार्ट मार्केट में अपनी ग्रोथ को देखकर अपने प्रोडक्ट्स भी डाइवर्सिफाई करने लगा, क्योंकि बुक रीडर्स के बीच फ्लिपकार्ट की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन गई थी और इनका ये मानना था कि जब कस्टमर इनसे बुक खरीद रहे हैं तो हायर चांसेस है कि इनके प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्रोडक्ट्स भी परचेस करेंगे। और इसी इंटेंशन से फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर 2010 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोड्यूस किया और उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली मोबाइल फोन्स का ट्रेंड शुरू हो रहा था और इसमें बजट फ्रेंडली मोबाइल्स कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे थे। लेकिन फ्लिपकार्ट इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने में फेल हो जाता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट से कस्टमर्स बुक्स तो खरीद रहे थे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन परचेस करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे। द मेन रीजन इज प्राइसिंग। यूजुअली बुक्स की प्राइसिंग 500 to 1000 रुपीज के बीच रहेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स में फोन्स की स्टार्टिंग प्राइस ही 5000 से शुरू थी। और बस यही नहीं, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी और आफ्टर सेल सर्विस की भी टेंशन थी। और एक मेजर रीजन ये था जिससे कस्टमर ऑनलाइन परचेस नहीं कर रहे थे। द मेन रीजन वाज COD। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कैश ऑन डिलीवरी की। आज भी इंडियंस ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी मार्केट प्लेस प्रेफर करते हैं, क्योंकि कुछ कस्टमर्स प्रोडक्ट देखने के बाद ही पेमेंट करना पसंद करेंगे। क्योंकि उस टाइम कई ऐसे स्कैम्स भी देखने को मिले जिसमें ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और जब प्रोडक्ट घर आया तो उसमें फोन की जगह साबुन निकला। ये थी कस्टमर्स प्रॉब्लम। फ्लिपकार्ट साइड ये प्रॉब्लम थी कि इन्हें ये इंश्योर करना था कि जिस सेलर से इलेक्ट्रॉनिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं वो भी लेजिट हो और सेलर्स भी इनके प्लेटफॉर्म पर इनके प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सोच रहे थे। और अगर सेलर को मना लिया तो डिलीवरी भी इन्हें संभाल के करनी थी, क्योंकि बुक्स कैसे भी डिलीवर करे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक्स डैमेज हो जाए तो इसके एक्सपेंसेस फ्लिपकार्ट को ही झेलना पड़ेगा। इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद फ्लिपकार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना चालू कर दिया और अपने ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स पर हेवीली इन्वेस्ट किया, जिससे इनका डिलीवरी चेन और स्ट्रॉन्ग हो। और 2012 में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर लेट्स बाय को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि फ्लिपकार्ट का मेन एम ये नहीं था कि कस्टमर बस ऑनलाइन से शॉप करे, इनका मेन एम ये था कि कस्टमर्स अपने कंफर्ट जोन में रहे और शॉपिंग के लिए ट्रेडिशनल ऑफलाइन शॉप्स के बदले ई-कॉमर्स यूज करे। और फ्लिपकार्ट ने कस्टमर्स को गेन करने के लिए कई प्रोडक्ट्स पर हेवी डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिया और ये डिस्काउंट्स के लॉसेस भी कंपनी खुद झेल रही थी। और यही नहीं, डिजिटल एड्स, टीवी कमर्शियल और मोबाइल एप्लीकेशन बैकएंड सिस्टम्स पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहे थे। और फ्लिपकार्ट अपनी प्रेजेंस क्लॉथिंग में भी एक्सपेंड की और फ्लिपकार्ट ने कई क्रिएटिव एड्स और मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में फ्लिपकार्ट के लॉसेस $34 मिलियन रीच हो गए थे। अभी के लिए ये लॉस कर रहे थे, लेकिन इनके फाउंडर्स को ये भरोसा था कि आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री डोमिनेट करेगा। और इसके अगले साल ही 2013 में इंटरनेशनल ई कॉमर्स जेंट अमेजॉन इंडिया एंटर करता है और अमेजॉन लॉन्च होते ही इंडिया में $5 बिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट अनाउंस करता है। अमेजॉन लॉन्च होते ही कस्टमर्स को कई ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा था। अमेजॉन कई सालों तक लॉसेस झेला, क्योंकि अमेजॉन का मेन गोल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, इनका मेन गोल था कस्टमर्स को अमेजॉन पर ऑनबोर्ड करना। लेकिन फ्लिपकार्ट अमेजॉन से 6 साल पहले शुरू हुआ था, तो इसके पास अमेजॉन से बड़ा कस्टमर बेस था। और इसी रेस में फ्लिपकार्ट एक बोल्ड मूव लेता है और अक्टूबर 6, 2014 में लॉन्च करता है इंडिया फर्स्ट बिग बिलियन डे सेल। ये बस 1 डे सेल था, जिसमें बस 10 घंटे में $100 मिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स बिक गए थे। जिसमें फ्लिपकार्ट ने पहली बार अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक नोटिस की, जिससे इन लोगों ने कई टेक्निकल इश्यूज भी फेस किए और इसी टेक्निकल इश्यूज की वजह से कई कस्टमर्स फ्लिपकार्ट पे फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। जिसके बाद फ्लिपकार्ट ने इस 1 डे सेल इवेंट को मल्टी डे सेल इवेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें हर एक दिन एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए डेडिकेटेड रहेगा, जिससे ये ट्रैफिक भी मैनेज कर सकेंगे और कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव कर सकेंगे। 2014 तक मिंत्रा भी ऑनलाइन फैशन लीडर बन चुका था और ये प्रीमियम ऑफरिंग्स में अपनी एक अलग कस्टमर बेस बना चुका था। और उसी साल फ्लिपकार्ट ने क्लॉथिंग ब्रांड मिंत्रा को अप्रॉक्स 2000 करोड़ में एक्वायर कर लिया, जिससे ये अमेजॉन से डायरेक्टली कम्पीट कर सके, क्योंकि अमेजॉन मिलियंस ऑफ सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड कर रहा था। और इसने सेलर्स के लिए कई प्रोग्राम्स शुरू किए, जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए अमेजॉन सहेली स्टार्ट किया। लोकल सेलर्स को अमेजॉन कारीगर के नाम से लेबल किया, जिससे सेलर्स का ट्रस्ट भी जीतने लगे। और यही नहीं, अमेजॉन अपना लेबल्ड ब्रांड अमेजॉन बेसिक्स के नाम से कई प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसेस में ऑफर कर रहा था और कस्टमर्स के लिए एआई ड्रिवन रिकमेंडेशंस देना शुरू कर दिया। और तभी फ्लिपकार्ट ने इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट गेटवे फोन पे को 2016 में $20 मिलियन में एक्वायर कर लिया। और उसी साल अमेजॉन ने इंडिया में अपना अमेजॉन प्राइम इंट्रोड्यूस किया, जो एक गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि कस्टमर को एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फीस से कई वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स मिल रहे थे, जैसे फ्री 2 hours डिलीवरी और सेम डे डिलीवरी, अमेजॉन प्राइम वीडियो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मूवीज और टीवी शोज वही मेंबरशिप में मिल रहे थे। और यही नहीं, अमेजॉन म्यूजिक, अमेजॉन फोटोज, एलई सेल एक्सेस जैसे बेनिफिट्स ऑफर कर रहा था, जिससे इनका रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ गया था और ये ब्रॉडर ऑडियंस को रीच भी होने लगे थे। तो दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट का मेन रेवेन्यू प्रोडक्ट सेल पे कमीशन बेसिस पे आता था।
तो दूसरी तरफ अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन वॉलमार्ट, जिसकी प्रेजेंस 24 कंट्रीज में है, जिसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अमेज़न है। और वॉलमार्ट ने अपनी ऑफलाइन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाई हुई थी और वॉलमार्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटेलर है, जिसने 2023 में $635 बिलियन के रिटेल सेल्स जनरेट किए थे। और वॉलमार्ट इंडिया में एंटर करने की सोच रहा था और तभी वॉलमार्ट की नजर अमेज़न का इंडियन कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट पे पड़ दी है। और उस टाइम फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट डोमिनेट कर रहा था और वॉलमार्ट को भी अमेज़न से इंडिया में कम्पीट करना था और अपनी प्रेजेंस इंडिया में एक्सपेंड करना था। इसी विजन से 2018 में वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक ओन कर लिया और ये फ्लिपकार्ट का मेजर इन्वेस्टर बन गया था। ये उस टाइम का लार्जेस्ट ई कॉमर्स एक्विजिशन था और 2018 के बाद फ्लिपकार्ट देसी ब्रांड से विदेशी ब्रांड बन गया। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद फ्लिपकार्ट धीरे धीरे अपनी मार्केट पोजीशन लूज करने लगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने फ्लिपकार्ट पर हेवीली इन्वेस्ट कर दिया था, जिससे इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज आने लगे। कई लोगों का ये मानना है कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को उसकी वैल्यूएशन से कई ज्यादा पे किया। और 2016 के बाद कई न्यू अफोर्डेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ग्रो होने लगे, जिसमें मीशो भी एक था। और फ्लिपकार्ट मीशो से कम्पीट करने के लिए शॉप्सी इंट्रोड्यूस किया, जो नॉन ब्रांडेड बजट क्लॉथिंग ऑफर कर रहा था। और 2021 में फ्लिपकार्ट ने सस्ता सुंदर हेल्थ बडी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और अपने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लेस में रीब्रांड कर दिया। और यही नहीं, क्लियर ट्रिप जैसे ग्लोबल ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी एक्वायर कर ली, जिसके बाद अमेज़न प्राइम से कम्पीट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने अपना फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप चालू कर दी, जिससे अब फ्लिपकार्ट हर एक सेक्टर में अपने कॉम्पिटिटर से कम्पीट कर रहा था, जिससे फ्लिपकार्ट धीरे धीरे अपनी मार्केट पोजीशन गेन करने लगा। और 2020 में फ्लिपकार्ट ने अपने ऐप में 8 रीजनल लैंग्वेजेस लॉन्च किए, जिससे इन्हें टियर 2 टियर 3 सिटी से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। क्योंकि जब कोई टियर 3 सिटी का बंदा प्रिफर्ड लैंग्वेज में प्रोडक्ट और उसका डिस्क्रिप्शन देखेगा तो हायर चांसेस है कि ये प्रोडक्ट खरीदेगा और इस प्लेटफॉर्म से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। फ्लिपकार्ट को देखकर अमेज़न भी रीजनल लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करने लगा, लेकिन ये लैंग्वेजेस कवर करने में फेल हो गया, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने इसे अर्ली अडॉप्ट कर लिया था, जिससे इसने लॉयल कस्टमर्स गेन कर लिए। और फ्लिपकार्ट ने अपने फ्लिपकार्ट सुपरमार्ट में ₹1 डील्स ऑफर करने लगे, जो सुनने में इम्पॉसिबल लग रहे हैं, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी कुछ और है। इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि एक कस्टमर का अटेंशन गेन करेगा ₹1 डील से। ये वो कस्टमर थे जो ऑनलाइन ग्रोसरी परचेस करने से हेजिटेट कर रहे थे और इसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट ने राइस, शुगर, स्नैक्स ₹1 में ऑफर करने लगे, जिससे कस्टमर्स फर्स्ट टाइम अपना ट्रायल परचेस करेंगे। और जब कस्टमर वो ₹1 आइटम ऐड करते हैं और चेकआउट पेज रीच करते हैं, इन्हें ये नोटिफिकेशन आता है कि प्री डिलीवरी के लिए इन्हें मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट रीच करनी पड़ेगी, जिससे कस्टमर कार्ट में कई और आइटम्स ऐड करेंगे, जिससे फ्लिपकार्ट हायर मार्जिन आइटम से लॉस आइटम एक्सपेंसेस रिकवर कर लेगा। और जब प्रोडक्ट्स गुड क्वालिटी में डिलीवर होंगे तो हायर चांसेस है कि इनका वन टाइम कस्टमर इनका रिपीटेड कस्टमर बन जाएगा। लेकिन रिसेंटली फ्लिपकार्ट अपना बिग बिलियन डेज में कुछ ज्यादा ही स्कैम कर रहा है, जिसमें फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट कई केसेस कंज्यूमर कोर्ट में रजिस्टर हो चुके हैं। जिसमें एक एग्जांपल ये है कि रिसेंटली बिग बिलियन डेज में फ्लिपकार्ट ने मोटोरोला G85 5G 128GB वेरिएंट इनके 5 ड्रॉप प्रोग्राम के थ्रू 99% ऑफ में लेबल किया और कई कस्टमर्स का ऑर्डर भी सक्सेसफुली प्लेस हो गया था और शॉकिंगली डिस्पैच भी हो गया था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्हें ये नोटिफिकेशन आता है कि इनका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। जब कस्टमर्स ने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल किया तो उन लोगों ने कई बहाने बनाए। ये भी कहा है कि ये प्रमोशनल ऑफर एक प्राइस ग्लिच है, लेकिन रियलिटी में ये तो एक प्रमोशनल ऑफर था और इसी गलती के बदले सेलर बस ₹500 कंपेंसेशन ऑफर कर रहा था। जिसके बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर #फ्लिपकार्ट स्कैम से कई लोगों ने अपने स्टोरी शेयर किए और एक इंसाइडर न्यूज से ये मालूम पड़ा है कि फ्लिपकार्ट इनके सेल के दौरान इनके कस्टमर के ह्यूज डिस्काउंटेड ऑर्डर फ्लिपकार्ट खुद अपने एम्प्लॉय से कैंसिल करवाता है, क्योंकि अगर 18,000 का फोन 99% में बेच रहा है तो इसके एक्सपेंसेस भी इन्हें झेलना पड़ेगा और लॉसेस बचाने के लिए ये ऐसा चीप स्ट्रेटेजीज यूज कर रहा है। ये न्यूज मेरे एक फ्रेंड ने शेयर की थी जो इसी प्लेटफॉर्म का एक एम्प्लॉय है। क्या ये न्यूज सही है या गलत, कमेंट्स में बताइए। इन शॉर्ट फ्लिपकार्ट को ऐसे चीप मार्केटिंग टेक्निक्स यूज नहीं करने चाहिए, जिससे इनके लॉयल कस्टमर्स को इन पर ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो, जिससे इन्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। लेकिन फिर भी फ्लिपकार्ट ने 2024 में अपना 41% लॉसेस कट करके रेवेन्यू भी 21% ग्रो किया और आज के दिन फ्लिपकार्ट का इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में 48% का मार्केट शेयर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो किस पे होनी चाहिए कमेंट्स में बताना ना भूलेगा।